के अंदर लाखों मुकदमे अदालतों में विचाराधीन हैं। हज़ारों लोग रोज़ाना पकड़े जाते हैं और कुछ लोग ज़मानतों पे छूटते भी हैं, बरी होते हैं। कुछ लोगों को सजाएं होती हैं। ये एक आम प्रक्रिया है जो रोज़ाना ही इस तरह के मामला चलते रहते हैं। बड़ा देश है, आबादी ज़्यादा है। दूसरे न्याय की जो प्रक्रिया है वो बहुत उसकी रफ्तार धीमी है, जिसकी वजह से अदालतों के अंदर मुकदमों के ढेर जमा रहते हैं और वक्त पे इन मुकदमों का निपटारा नहीं हो पाता है। एक ख़ास मुकदमे की बात हम यहाँ आपसे करना जा रहे हैं। ये कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अहमियत रखती है क्योंकि भारत के अंदर लंबे वक्त तक आतंकवाद को लेकर के चीज़ें चलती रहीं और उन आतंकवादी वारदातों की जो मार थी वो एक तरफा एक समाज के ऊपर पड़ी। अब खबर कुछ पहले खबर समझ लें क्या है। चंडीगढ़ से ये खबर है। 17 फरवरी हरियाणा की एक अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को 1997 में रोहतक बम विस्फोट मामले में शुक्रवार को बरी कर दिया। टुंडा के वकील ने ये जानकारी दी। अधिवक्ता विनीत वर्मा ने बताया कि रोहतक के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजत कुमार यादव ने सूत्रों के अभाव में 80 वर्षीय टुंडा को बरी करने का फैसला सुनाया है। 1997 में रोहतक में 2 बम धमाकों के मामले में रोहतक की अदालत ने सबूतों के अभाव में दाऊद इब्राहिम के करीबी आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। 1997 में ओल्ड सब्जी मंडी तथा किला रोड लाल मस्जिद के बाहर बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 8 लोग घायल हुए थे। मामले की सुनवाई के दौरान अब्दुल करीम टुंडा का अपराध साबित नहीं हो पाया। अब्दुल करीम टुंडा फिलहाल राजस्थान के अजमेर सेंट्रल जेल में बंद है। 1997 में पानीपत में हुए बम ब्लास्ट में अब्दुल करीम टुंडा पहले बरी हो चुका है, जबकि 1996 में सोनीपत में हुए बम धमाकों में अब्दुल करीम टुंडा को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। रोहतक के सब्जी मंडी और लाल किला मस्जिद के पास जो धमाके हुए थे उनकी तफसील कुछ इस तरह से है कि हरियाणा के रोहतक में 22 जनवरी 1997 को पुरानी सब्जी मंडी और किला रोड लाल मस्जिद के पास 2 बम धमाके हुए थे, जिसमें 8 लोग घायल हुए थे। इस मामले में 70 व 71 नंबर पर FIR दर्ज की गई थी। 70 नंबर FIR में कुल 42 गवाह थे, जिसमें केस के दौरान 34 गवाहों ने कोर्ट के सामने पेश हुए। वहीं 71 नंबर FIR में कुल 38 गवाह थे, जिसमें 18 कोर्ट के सामने पेश हुए। 2013 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुए अब्दुल करीम टुंडा, ये भी ध्यान रखें, 2013 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुए अब्दुल करीम टुंडा को रोहतक पुलिस ने दिल्ली से प्रोटेक्शन वारंट लिया था और तभी से अदालत में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। अब्दुल करीम टुंडा इस वक्त अजमेर की सेंट्रल जेल में बंद है। अब्दुल करीम टुंडा एक कुख्यात आतंकवादी के तौर पे उस वक्त बताया गया था। जो हमारे देश का मीडिया है, भारत का मीडिया है, जिसको आजकल गोदी मीडिया कहा जाता है, तब तक ये इतना ज़्यादा गोदी मीडिया नहीं हुआ था, लेकिन एक विशेष संगठन के प्रति इसकी वफादारियाँ उस वक्त भी थी जैसी आज के वक्त में किसी व्यक्ति और एक संगठन के प्रति इनकी वफादारियाँ हैं। तो उस दौरान जो समाचार आते थे या कहीं कोई वारदात हो जाती थी, उसके बाद जो मीडिया में खबरें आती थी वो कई दिन तक चलती थी और उससे माहौल को ख़तरनाक बनाने की कोशिश होती थी। अब्दुल करीम टुंडा की गिरफ्तारी के वक्त का जिस किसी को ध्यान होगा, जब ये नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार करके लाया गया था, उस वक्त में जो खबरें टेलीविज़न पे चली थी वो कई दिन चली थी। हिजबुल का आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का करीबी टुंडा गिरफ्तार, और टुंडा के जो लिंक्स थे, जो संपर्क जो हमारा मीडिया स्थापित करता है आमतौर पे वारदात के बाद, वो विदेशों तक, पाकिस्तान तक और बाहर दूसरी जगहों तक उसके फैले हुए बताए गए थे। अब टुंडा को अदालत ने कल एक मामले में बरी किया है। यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है कि 2013 में ही एक वारदात और हुई थी
और ये वारदात उस वक्त में बड़ी सुर्खियाँ इसने बटोरी थी। और ये वारदात थी सैयद लियाकत अली शाह, एक कश्मीरी था जिसकी गिरफ्तारी 2013 में मार्च के महीने में नेपाल बॉर्डर से दिखाई जाती है। और इस गिरफ्तारी का श्रेय दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, यूपी पुलिस ये लोग लेते हैं। टेलीविज़न पे ये बहुत बड़ी खबर के तौर पे उस दिन चल रही थी और पूरे दिन एक ही खबर पे टेलीविज़न बना हुआ था, सारे चैनल एक ही खबर को दिखा रहे थे। और उसमें खबर कुछ इस तरह से थी कि जो नीरज उस वक्त दिल्ली पुलिस के इंचार्ज थे, डीजीपी थे, उनके हवाले से भी कई सारे बयान खबरों में दिखाए जा रहे थे और दावा किया जा रहा था कि ये जो आतंकवादी है वो देश के अंदर, दिल्ली के अंदर देश की राजधानी को दहलाने की के फिराक में था। और यहाँ आकर के कोई एक बड़ी वारदात जिस तरह से 2008 में हुई थी, ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का बयान था कि 2008 में जिस तरह की वारदात हुई थी उस तरह की वारदात को ये अंजाम देना वाला था। जिस वक्त लियाकत शाह की गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर से दिखाई जाती है, एक खबर कुछ घंटों के बाद और टेलीविज़न पर चलती है जो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और उसने पूरे देश को एकदम से झकझोर दिया था और तमाम लोगों का ध्यान टेलीविज़न की तरफ था। खबर कुछ इस तरह से थी कि पुरानी दिल्ली के एक होटल में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापा मारा है और वहाँ से एक AK-56 या 47 बरामद की गई है। और उस होटल में कुछ लोग जो ठहरे हुए थे वो वहाँ से फरार हो चुके थे जब तक पुलिस का या ATS वगैरह का या स्पेशल सेल का छापा पड़ा था। सिर्फ उनको मौके से एक हथियार जो कि AK-47 या AK-56 था बरामद हुआ था। अब दोनों वारदात को, लियाकत शाह की नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तारी और दिल्ली में पुरानी दिल्ली के होटल से बरामद हथियार को एक ही स्टोरी बना करके फिर टेलीविज़न ने दिखाना शुरू किया कि ये दोनों वारदातें एक दूसरे से मिली हुई हैं। और चूँकि लियाकत शाह भारत में दाखिल हो चुका था और वो दिल्ली पहुंच करके एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था, तो उसके ही लोग ये रहे होंगे जो पहले से यहाँ मौजूद थे और बड़ी वारदात की तैयारियों में लगे हुए थे, जुटे हुए थे। लियाकत शाह की गिरफ्तारी का जब मामला सामने आता है तो एक ट्वीट उस दौरान उमर अब्दुल्ला जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनकी तरफ से आता है और वो उस ट्वीट में बताते हैं कि लियाकत शाह की गिरफ्तारी नहीं बल्कि ये भारत की जो आतंकवादियों को एक पॉलिसी है उसके तहत इसने सरेंडर किया है। और ये उसी जो प्लानिंग है उसके तहत वो भारत की सरकार की जानकारी में वो भारत के अंदर आया है। जब ये बात सोशल मीडिया पे और एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़े आदमी की तरफ से सोशल मीडिया पे कही गई तो उसके बाद में पूरी स्टोरी टर्न लेती है। और उस स्टोरी ने टर्न इस तरह का लिया कि बाद में टेलीविज़न चैनल के जो थोड़ी देर पहले तक खबरें दिखाई जा रही थी, अब उनके पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं था कि इसमें हम बचाव कैसे करें। और जिस लियाकत शाह की गिरफ्तारी का श्रेय दिल्ली पुलिस सीना ठोक करके ले रही थी कि ये हमारा अकेले का ऑपरेशन है, वहीं यूपी पुलिस अपना बोल रही थी, STF वगैरह, कि ये हम इसमें साथ थे और हमने भी इसमें गिरफ्तारी की है। लियाकत शाह की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उसके साथ उसका पूरा परिवार था, उसकी पत्नी थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। इसी बात को उमर अब्दुल्ला ने आगे चल के एक बहस के दौरान संसद के अंदर भी कहा। वो वीडियो हम दिखाने की कोशिश करेंगे अगर वो वीडियो आसानी से हम लोगों को हासिल हो सका तो। NDTV पे ये वीडियो आज भी मौजूद है और पूरी चर्चा मौजूद है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के लियाकत शाह की गिरफ्तारी में जब नया मोड़ आया कि उसने भारत और की जो पॉलिसी एक तैयार हुई है उसके तहत सरेंडर किया है, ना कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद एक अहम सवाल ये था कि दिल्ली के अंदर जो हथियार बरामद हुआ था AK-47 या AK-56, वो क्या मामला था। अब उसके बाद में उस इशू को लेकर के कभी कोई बात नहीं हुई
और वो बात वही के वही ख़त्म हो गई, दफन कर दी गई। ये उसी दौरान की बात है जब ये अब्दुल करीम टुंडा की नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी हुई थी। यहाँ हम दोनों समाचार को या दोनों स्टोरीज को एक साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि दुनिया भर में आतंकवाद जो है एक बड़ा मुद्दा है और ये प्लानिंग के तहत एक अलग अलग तरह के आतंकवाद हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग समस्याएं हैं और वहाँ से जुड़ी समस्याओं की वजह से बहुत सारी जगहों पे जेन्युइन आतंकवाद भी है। जो सरकारें कहती हैं कि हाँ हमारे आतंकवाद है तो वो बिल्कुल सही कहती हैं। जैसे भारत में कश्मीर को लेकर के आतंकवाद की कार्रवाइयाँ होती रही है, तो कश्मीर का एक इशू ऐसा है जिस पे आतंकवादियों ने कार्रवाई की है और भारत के सुरक्षा बलों को उसमें काफ़ी लोगों की जानें गई हैं और काफ़ी लोग उसमें जख्मी हुए और काफ़ी नुकसान होते रहे। तो कश्मीर के इशू पर तो मानते हैं कि इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन बाकी शेष भारत में जो आतंकवाद को पैदा किया गया वो आपको बता दें कि 1992 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद शहीद हो गई और उसके बाद 1993 में मुंबई में जो धमाके हुए थे, ब्लास्ट हुए थे, और वो सीरीज थी पूरी जिसमें 300-350 लोगों की जानें गई थी। उसके ये एक मुंबई जो ब्लास्ट है वो एक नज़ीर, जिसको कहते हैं कानूनी भाषा में, वो एक दलील के तौर पे काम आया और इसका इस्तेमाल उन लोगों ने जिनका खुलासा हेमंत करकरे और सालास्कर की टीम ने, जो मुंबई ATS बाद में आगे चल के जो उड़ीसा में चर्च के ऊपर हमले हुए थे और चर्च को जलाया गया था और वहाँ ईसाइयों को मारा गया था, जो उसके बाद एक ATS की टीम बनाई गई थी, उसने जो खुलासे किए थे और जिन लोगों के नाम उसमें शामिल किए थे ये उनकी करतूतें थी जो आतंकवाद था। उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम थे और बड़े संगठन जो आज के वक्त में तो बहुत ही ताकतवर हैं और देश की सत्ता पे भी उनकी पूरी गिरफ्त है और सत्ता में जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री और बहुत सारे मुख्यमंत्री और बहुत सारे मंत्री, वो उसी संगठन के अपने आप को बताते भी हैं और वो इस पर गर्व भी करते हैं कि हम उस संगठन से हैं। तो उस संगठन के लोगों के नाम उसमें लिए गए थे, जिसमें मोहन भागवत का भी नाम था, इंद्रेश कुमार का भी नाम था। इसी में आपको बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए जैसे जस्टिस पाटले, उनका ट्विटर यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है और उनके ट्वीट मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में है कि मोहन भागवत ने 10 करोड़ रुपए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से लिए हैं। वहीं कुछ बयान यूट्यूब पर बहुत सारे बड़े बड़े वीडियोज़ हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर SM मुशर्रफ पूर्व कमिश्नर है, ध्यान रखें, उनके मौजूद हैं और वो लेखक हैं हु किल्ड करकरे नामक किताब के। तो वो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा अपनी किताब में भी करते हैं और अपने वीडियोज़ जो उन्होंने यूट्यूब पर डाले हुए हैं और जिसमें चर्चा हो रही होती हैं उसमें वो खुलासा करते हैं कि किस तरह से मुंबई ब्लास्ट के जो धमाके थे उनको अंजाम दिया गया और किन लोगों ने, कौन थे वो लोग जिन्होंने हेमंत करकरे की हत्या की और उनकी ATS टीम के और जो अन्य साथी थे उनकी हत्याएं की। मुंबई पुलिस के इतने बड़े अधिकारी के बयान के बाद और महाराष्ट्र हाई कोर्ट के जज के जो जस्टिस हैं उनके बयान के बाद जस्टिस अपने एक रिपोर्ट में बताते हैं कि उन्होंने इस बात को लेकर के जो उन्होंने मोहन भागवत के ऊपर आरोप लगाए थे उसको लेकर के मुंबई हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी और फिर उस पिटीशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। उस पिटीशन को नक्की कर दिया गया बाद में बाबरी मस्जिद के जो मामला चल रहा था उसके साथ, और जब बाबरी मस्जिद के मामले का निस्तारण हुआ, उसका फैसला हुआ, तो वो पिटीशन बगैर सुनवाई के अपने आप ही उसका भी निस्तारण कर दिया गया। कुल मिलाकर के जो चीज़ें थी उनकी जांच की नौबत कभी नहीं आई और ना ही कभी SM मुशर्रफ के जो बयान है, जो पूर्व कमिश्नर है मुंबई के, उनके बयानों पर किसी ने कोई जांच की गई।
एक खबर और बता दें, ये पुरानी खबर है बीबीसी की, जिसमें गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी रहे, उनका नाम मणि, पूरा नाम इस वक्त ध्यान में नहीं है, मणि है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे, ये बड़े ऑफिसर हैं, भारत सरकार के बड़े ऑफिसर हैं। उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में अहमदाबाद के अंदर एक लिखित बयान में, लिखित एफिडेविट में कहा कि संसद हमला और मुंबई हमला तत्कालीन सरकारों ने कराए थे। तो जो आतंकवाद की पॉलिसी है वो कुछ अलग तरह की रही। बाबरी मस्जिद के बाद से जो आतंकवाद की घटनाएं हमारे देश में होती रही हैं, उसकी सही से जांचें नहीं हुई और उसमें सही से काम नहीं हुए। अब जैसे अब्दुल करीम टुंडा है, उसी वक्त में एक और नाम बहुत टेलीविजन पे बहुत चर्चा में रहा करता था, रियाज भटकल, और उसका एक भाई और था कोई, उसका नाम मुझे इस वक्त ध्यान नहीं है। इन लोगों को लेकर के बातें होती थी कि बहुत कुख्यात आतंकवादी हैं और इनके संबंध जो है ये पाकिस्तान से हैं। तो अब्दुल करीम टुंडा का जो अभी ये समाचार है, उस दौरान ये खबरें हमने ये बातें आपको बताने की कोशिश की है कि देश के अंदर जो आतंकवाद है और दुनिया में जो आतंकवाद है, उसकी जो लड़ाई जिस तरह से लड़ी जा रही है, आतंकवाद नहीं है इस बात को नहीं कहा जा सकता, आतंकवाद है, लेकिन आतंकवाद के नाम पे जिस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है और जिस तरह से उसके जरिए किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट करने की कोशिश भारत में भी होती रही और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी जानते हैं कि अमेरिका, यूके और इसराइल जहाँ चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वो आतंकवादी ग्रुप पैदा कर देते हैं और फिर उन्हीं से लड़ने के नाम पर वो वहाँ पहुँचते हैं और फिर उनको खात्मा भी करते हैं और उस देश पर कब्जा भी कर लेते हैं और फिर वहाँ से लूटपाट उनकी दशकों तक चलती रहती है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो या लीबिया हो या सीरिया हो या यमन है या जो भी और बाकी देश वगैरह अब तक देखने को मिले हैं। भारत के अंदर जो कुछ होता रहा उसमें बड़े लेवल तक ये सारे खेल हुए और चीज़ों को जैसी थी वो लोगों को जानकारियाँ भी होती हैं लेकिन वो नहीं बोलते हैं इस खौफ में कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो एक बहुत सीधा एक निज़ाम है जिसमें जो बड़े जांच एजेंसियाँ हैं उनके पास तो जो अधिकार हैं वो तो असीमित हैं, लेकिन एक थाने के इंचार्ज को भी या किसी दरोगा को भी जो जांच अधिकारी होता है उसको इतनी पावर होती है कि जांच में किसी भी व्यक्ति का अगर नाम शामिल भी कर देता है जबकि वो किसी वारदात में शामिल नहीं है तब भी उसके खिलाफ मुकदमा चला जाता है। इसलिए लोग डर की वजह से बहुत सारी बातों को जिनको वो जानते भी हैं बावजूद इसके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और हमें कहीं भी फंसाया जा सकता है। तो अब्दुल करीम टुंडा जो इतना बड़ा कुख्यात आतंकवादी था वो अदालत ने बरी कर दिया है। सैयद लियाकत शाह की जो स्टोरी हमने अभी आपको बताई, 2013 में उसको गिरफ्तार किया जाता है, बवाल होता है, फिर बाद में उसको ये माना जाता है कि हाँ साहब ये एक पूरी पॉलिसी थी जिसके तहत इसको भारत में वापस लाया गया था। इसी दौरान के कुछ ट्वीट हैं वो हम आपको यहाँ पढ़ के सुना रहे हैं। ये 25 मार्च 2013 का एक ट्वीट है एनडीटीवी का। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू प्रूव अरेस्ट ऑफ लियाकत अली टेररिस्ट लियाकत। एक बरखा दत्त का ट्वीट है, ये बहुत जानी मानी पत्रकार है और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बरखा दत्त 26 मई 2013 को लिखती हैं, the very disturbing question over Liaquat Ali's arrest will shadow the surrender policy for militants in Jammu and Kashmir. Truth must not be a casualty. उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है 27 जनवरी 2015 को, I am glad I took this up as forcefully as I did. Home Ministry to take action in Liaquat Shah false arrest case। तो ये 2015 में उमर अब्दुल्ला फॉल्स अरेस्ट केस लिखती है, यानी लियाकत शाह की जो गिरफ्तारी थी वो फर्जी थी। जब वो गिरफ्तारी फर्जी थी तो दिल्ली के होटल में जो हथियार बरामद दिखाए गए थे वो किसके थे?
ये सवाल आज भी बना हुआ है, बना रहेगा, क्योंकि इसको उस वक्त दबा दिया गया था। इस पर कभी कोई बात नहीं हुई थी, न टेलीविज़न चैनल पे, न किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। इसी तरह से और बहुत सारे ट्वीट हैं। यहाँ आदित्य यहाँ वो लिखते हैं 10 अप्रैल 2013 को लियाकत शाह अरेस्ट साउंड्स डेथ नील फॉर जम्मू कश्मीर सरेंडर पॉलिसी, द दिल्ली पुलिस अरेस्ट शाह लास्ट मंथ। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है होम मिनिस्ट्री हैंड्स ओवर एली टेररिस्ट लियाकत शाह अरेस्ट केस टू NIA। ये हिंदुस्तान टाइम्स का ट्वीट है। वहीं पर एक बहुत लंबी रिपोर्ट पूरी पब्लिश की है फर्स्ट पोस्ट ने, तो वो चूँकि बड़ी एक ब्लॉग है ये, सिर्फ उसका थोड़ा सा हेडिंग हम आपको बताते हैं। टेल द ट्रूथ अबाउट लियाकत शाह, इट वॉन्ट किल एनीवन। Controversy on Delhi police holy terror story continue to mount, undermining the credibility of Indian counter-terrorism efforts. This makes it imperative that the authorities answering 5 key questions. यह पूरा एक बड़ा लेख है ये, आप इसको इंडिया फर्स्ट पे इसको पढ़ सकते हैं पूरे आर्टिकल को फर्स्ट पोस्ट पर। वहीं इसी को लेकर के दैनिक जागरण ने एक खबर उसी दौरान ये इन्होंने सोमवार का दिन था 25 मार्च 2013 को इन्होंने लिखी थी, सही रास्ते से घाटी नहीं लौटा एक भी आतंकी। यहाँ पर थोड़ा सा हम बताते हैं क्या लिखते हैं दैनिक जागरण के लोग। आतंकी लियाकत शाह की गिरफ्तारी के बाद मचे बवाल ने जम्मू कश्मीर सरकार की आतंकियों के समर्पण और पुनर्वास की नीति पर सवालिया निशान लगा दिया है। हालत यह है कि नवंबर 2010 में बनी ये नीति की शर्तों के अनुसार एक भी आतंकी ने समर्पण नहीं किया। समर्पण करने वाले आतंकवादियों के पुनर्वास के बजाय राज्य ये नीलू आगे पूरी स्टोरी है, नीलू रंजन है, इन्होंने ये दिल्ली से स्टोरी की थी। लियाकत शाह की गिरफ्तारी के मचे बवाल के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के समर्पण की नीति पर सवालिया निशान लगा दिया है। और फिर आगे ये लिखती हैं, समर्पण करने वाले आतंकियों के पुनर्वास के बजाय राज्य सरकार कानूनी तरीके से आतंकवादियों को घाटी में लौटने को प्रोत्साहित कर रही है। गृह मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों के अनुसार समर्पण व पुनर्वास नीति बनने के बाद से अब तक 241 आतंकी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से वापस घाटी में लौट चुके हैं। इनमें से 113 आतंकवादी तो परिवार के साथ लौटे हैं, लेकिन कोई भी आतंकी निर्धारित पुंछ, रावलकोट, उरी, मुजफ्फराबाद, बागा और दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तय रास्ते से नहीं लौटा है। नीति के अनुसार इन 4 रास्तों के अलावा किसी अन्य रास्ते से लौटने वाले आतंकी को पुनर्वास सुविधा नहीं दी जाएगी। सुरक्षा विशेषज्ञ अजय सानी का कहना है कि समर्पण नीति को इन रास्तों तक सीमित करना समझ से परे है। नीति में तय रास्तों से न लौटने वाले आतंकियों को पुनर्वास का लाभ नहीं मिलने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार उन्हें नेपाल के गैर कानूनी रास्ते से आने के प्रोत्साहित करती रही है, जबकि आतंक से मोह भंग होने के बाद करीब 4000 आतंकवादी वतन वापसी को बेताब हैं। अभी तक लौटे पूर्व आतंकियों ने इसी रास्ते का इस्तेमाल किया है। ये भी इनकी एक पूरी नीलू की एक पूरी स्टोरी है और ये 2013 की है। तो बात या सवाल जैसा हमने शुरू में किया था वो वही है कि ये जो आतंकवाद की एक लड़ाई थी, कश्मीर में है आतंकवाद, कश्मीर के बाद दूसरे जगहों पे देश के नक्सलवाद है, माओवाद है और तरह के वाद हैं, हमारे यहाँ पे विवाद हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। लेकिन भारत के मुसलमानों को जिस तरह से आतंकवादी बनाने की कोशिशें उस दौरान से अभी तक की गई और की जाती रही, इनको लेकर के कभी भी एक सीरियस टॉक या सीरियस तरीके से मीडिया ने भी कोई पक्ष रखने की कोशिश नहीं की है। हम ये नहीं कहते कि कौन आतंकवादी है या कौन नहीं है, या किस धर्म के लोग आतंकवाद से जुड़े हुए रहते हैं और कौन से धर्म के लोग क्या करते हैं, लेकिन ATS की जांच
जो हेमंत करकरे और सालास्कर की टीम ने की थी, उसके ऊपर जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए थे, जिसमें एक संगठन विशेष के बड़े लोगों के नाम शामिल थे, वो सभी के नाम ख़त्म कर दिए गए, सबको क्लीन चिट दे दी गई। और जो उसमें एक साध्वी भी थी, वो आज संसद की शोभा बढ़ा रही हैं। उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे थे, बहुत सारे धमाकों में उनकी संलिप्तता बताई गई थी, लेकिन वो आज संसद की शोभा बढ़ा रही है। तो ऐसे में अगर आतंकवाद को समाप्त करना है तो बहुत सीरियस तरीके से, क्योंकि ये मजाक का और किसी को हरास करने का और एक सोसाइटी ख़ास को टारगेट करने का इशू नहीं है। इसके ज़रिए पॉलिटिकल या किसी के अपने जो एजेंडा है वो पूरा करने की इजाज़त देश के जो एजेंसियाँ हैं, देश की जो सरकार है, उनको नहीं देना चाहिए थी। इस पर विराम लगना चाहिए। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ TC यंग न्यूज़। शुक्रिया आपका। अच्छा, वो पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये मिलिटेंट है और ये दिल्ली में किसी शॉपिंग मॉल पे हमला करने के लिए आ रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस का मानना है कि ये सरासर गलत है। ये आदमी जो है इस रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत वापस आ रहा था, इजाजत लेके आ रहा था। हमें इसकी वापसी की जो है पूरी जानकारी थी और हम इसके इंतजार में थे। अब खुदारा मुझे बताइए स्पीकर साहब, जो आदमी किसी शॉपिंग मॉल पे हमला करने आ रहा हो वो अपनी बीवी बच्चे को लेके आएगा। जब आते हैं ना तो एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में ग्रेनेड होता है। ये आदमी तो अपने बाल बच्चों समेत आया था। इसलिए हमने जो है मरकज के साथ ये टेकअप किया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस बार इस आदमी को इस तरह किया गया तो जो बाकी लोग इस पॉलिसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं वापस आने के लिए, वो पीछे हट जाएंगे। अगर रिश्ता बनता है तो दोनों साइड से बनता है, एक साइड से नहीं बनता। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। दिल्ली में गिरफ्तार कश्मीर के सैयद लियाकत शाह मामले ने तूल पकड़ लिया है। पिछले कुछ दिनों से खबरों में ये नाम आप जरूर सुन रहे होंगे, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये शख्स हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी है, जो नेपाल के रास्ते भारत में घुसा ताकि दिल्ली में वो कर सके जो 2008 में आतंकवादियों ने मुंबई में किया। अच्छी बात है, दिल्ली पुलिस की कामयाबी है। पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार कह भी रहे हैं कि ये पूरी तरह से दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन था, लेकिन यही पर कहानी में एक ट्विस्ट है। जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है कि असल में शाह एक आत्मसमर्पण किया हुआ आतंकवादी है, जो राज्य सरकार की सरेंडर किए हुए मिलिटेंट्स के लिए पुनर्वास कार्यक्रम के तहत नेपाल के रास्ते पूरे परिवार के साथ जम्मू कश्मीर आ रहा था। अब समस्या ये है कि दोनों अपने अपने दावों पर अड़े हुए, दोनों पुलिस। इस मामले पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बयान तक दिया, लेकिन हालात अब ऐसे हैं कि सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार अब इस मामले की जांच के आदेश नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को दे चुकी है और देश भर की सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी की समीक्षा भी करेगी, ताकि राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हो सके। लेकिन इस पूरे मामले ने कई सवाल उठा दिए हैं, दिल्ली पुलिस के कामकाज के तरीके पर, राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के तालमेल पर भी और सरकारों पर भी। और बात यहाँ सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, नक्सल प्रभावित राज्यों की भी है। अगर पॉलिसी में समस्या थी तो पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? लियाकत शाह के मामले में सच कुछ भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस भी सही हो सकती है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी, या कोई तीसरी या चौथी कॉम्प्लिकेटेड बात भी हो सकती है। लेकिन इस मामले ने शायद कई स्तर पर सिस्टम को नींद से जगाने का काम किया है। इसलिए ये केस भी समझना जरूरी है और इसके इम्प्लीकेशंस भी समझने जरूरी है। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, लखनऊ से हमारे साथ जगदम्बिका पाल जुड़ रहे हैं, सांसद हैं, नेता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ यहाँ पर GN रतनपुरी है, राज्यसभा सांसद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट के तौर पर काम शुरू किया था, रेडियो से भी जुड़े रहे और अभी फिलहाल कई पार्लियामेंट्री पार्टी कमिटीज के भी सदस्य हैं। हमारे साथ यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हिमांशु कुमार है। 1992 में इन्होंने ह्यूमन राइट्स का काम शुरू किया था, 18 साल तक दंतेवाड़ा में रहे, अगर मैं सही बोल रही हूँ, और वनवासी चेतना आश्रम NGO चलाते रहे हैं। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम रतनपुरी साहब के पास जाना चाहें, रतनपुरी साहब, क्या हुआ? ये मसला क्या है आखिर? कहाँ कंफ्यूजन हो गया? कहाँ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो गई? क्या हुआ?
मसला बहुत सीधा साधा है, इतना पेचीदा नहीं है जितना कि प्रेस ने इसे बनाया है और दिल्ली पुलिस बनाना चाहती है। पुलिस में जो लोग हैं वो फरिश्ते नहीं है, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। अभी हम वसूल के साथ नहीं कह सकते कि गलती दिल्ली पुलिस से हुई है या जम्मू और कश्मीर पुलिस से, लेकिन जो हालात हमारे सामने हैं, जो वाकयात और जो हकायक जम्मू और कश्मीर की सरकार के सामने इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए और बाकी वसाइल से, बाकी जराया से मिली, उनकी बुनियाद पर एक एनओसी दी गई और उस एनओसी की बुनियाद पर एक आदमी को वापस घर आकर बाजाबादकारी का मौका दिया गया। अगर वो इतलात गलत थी तो वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की सरकार की इतलात नहीं थी, मरकजी सुरागरसां एजेंसियों की भी थी। और हो सकता है कहीं गलती हुई हो, लेकिन इस पर इतना बवाल खड़ा करना और फिर एक रियासत के वजीर आला को कटहरे में खड़े करने की कोशिश करना, ये नाकाबिल कबूल है, इट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। और आरएसएस, एक भाई आईबी का प्रमुख होता है, दूसरा भाई आरएसएस का प्रमुख होता है। पुलिस और आरएसएस, दामाद पुलिस का प्रमुख होता है तो ससुर आरएसएस का प्रमुख होता है, तो कौन किसका इन्वेस्टिगेशन करेगा? आईबी इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है कि ये आईबी आरएसएस की शाखा बन गई है और आरएसएस कुछ भी करता है। ये सजे 18 बॉम्ब स्फोट का अभी इतनी जिक्र करने का समय नहीं है, लेकिन 18 बॉम्ब स्फोट किए और नाम मुस्लिम के डाले और वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ। यदि करकरे जैसा आदमी नहीं आता तो ये होता नहीं। करकरे कौन था? वो भी ब्राह्मण था, लेकिन कई लोग ऐसे हैं और करकरे को ना इस्माइल ने मारा ना कसाब ने मारा। आप यदि कोई किताब पढ़ी होगी, हमारे दोस्त है मुस्लिम करके, उन्होंने भी लिखी है, हम भी उसका प्रचार करते हैं कि इस्माइल और कसाब के हाथ में जो वेपन था उसकी एक भी गोली, एक भी बुलेट की जख्म करकरे के बॉडी पर नहीं है। सब सुन ले, एक भी बुलेट की जख्म करकरे के बॉडी पर नहीं है। तो करकरे के बॉडी पर कौन सी जख्म है? उसके वो जैकेट था, उसको पुलिस ने ऐसे या गले में उनका पिस्तौल से, ये जो पुलिस के पास पिस्तौल होता है .9, उससे वो उसको मारा है। तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक अर्ज किए कि यदि बैलेटिंग एक्सपर्ट ने कहा है कि कसाब या इस्माइल की गोली से वो मरा नहीं, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट आए थे, उनका रवैया अलग था, उन्होंने ताज ओबेरॉय देखा, लेकिन करकरे को मारने के लिए ये आरएसएस की साजिश थी, क्योंकि करकरे ने गांधी के मर्डर के कॉन्स्पिरेसी से कई गुना ज्यादा खतरनाक, अभी भी मेरे पास मिनट्स है, ये 2008 में फरीदाबाद में मीटिंग हुई। वो फरीदाबाद के मीटिंग में इन्होंने तय किया कि हमें हिंदू राष्ट्र लाना है। कौन था? पुरोहित, उपाध्याय, द्विवेदी और नाम है कई। उनकी मीटिंग हुई, उसके मिनट्स कोर्ट में दाखिल है, मीटिंग के मिनट्स कोर्ट में दाखिल है, और तय हुआ था कि हमने इस्राइल से मदद ली है, हमने नेपाल से मदद ली है, हमें हिंदू राष्ट्र स्थापन करना है, हम ये संविधान को मानते नहीं, मुस्लिम ईसाई हमारे शत्रु है, सावर चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने विनती करता हूं, ये जजमेंट हमें तब देना पड़ेगा जब हम मोदी शाह को आरोपी के कठड़े में, अपराधियों के कठड़े में जब तक खड़े नहीं करते, ये जजमेंट कैसा पूरा होगा? और ये तालियां बजाने से नहीं होगा। मैं आपको सरसंघचालक मोहन भागवतांनी आयएसआय कडून 24 कोटी घेतलेत असा खळबळजनक आरोप माजी न्यायमूर्ती बीजी कोळसे पाटील यांनी केलेला आहे। इंद्रेश कुमार यांच्या मध्यस्थीमधून भागवतांनी हे पैसे घेतले। कर्नल पुरोहित यांनी याचा कबुली जबाब दिला आहे आणि याचा पुरावा आपल्याकडे असल्याचा दावा देखील त्यांनी केलेला आहे। मोहन भागवतांनी आयएसआय कडून 24 कोटी रुपये घेतलेत असा आरोप बीजी कोळसे पाटील यांनी केलाय। ते नेमकं काय म्हणालेत पाहूयात। 24 करोड़ रुपए इंद्र कुमार जो है ना, कोई दूसरा एक इंद्रजीत कुमार है, को है ना, उसके जरिए आईएसआई से 24 करोड़ रुपए लिए, इसका जिक्र जो कर्नल पुरोहित है, जो अक्यूज था, उनके दोस्तों के संभाषण में टेप है जिसका स्क्रिप्ट है, और वो स्क्रिप्ट की कोर्ट में दाखिल है और उसकी सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास है।
तर मोहन भागवतांनी आयएसआय कडून 24 कोटी रुपये घेतले असा खळबळजनक आरोप माजी न्यायमूर्ती BG कोळसे पाटील यांनी केलेला आहे। इंद्रेश कुमार यांच्या मध्यस्थीने त्यांनी हे पैसे घेतले असं देखील त्यांनी म्हटलंय आणि तसा कबुली जबाबच आपल्याकडे असल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे। गंभीर असा आरोप मोहन भागवतांवर BG कोळसे पाटील यांनी केलेला आहे। आयएसआय कडून भागवतांनी 24 कोटी घेतले असा आरोप त्यांनी केलेला आहे। इंद्रेश कुमार यांच्या मध्यस्थीमधून भागवतांनी हे पैसे घेतलेत आणि कर्नल पुरोहित यांनी याचा कबुली जबाब दिलाय असं देखील ते म्हणाले। सरसंघचालक मोहन भागवतांनी आयएस कडून 24 कोटी घेतले असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आलेला आहे आणि आपल्या सोबत संघ अभ्यासक अरविंद कुलकर्णी आहेत, त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत। अरविंद सर, आपण पाहतोय की अत्यंत गंभीर आणि खळबळजनक आरोप जो आहे तो मोहन भागवतांवर करण्यात आलेला आहे। BG कोळसे पाटील यांनी हा आरोप केलाय की भागवतांनी आयएसआय कडून 24 कोटी घेतलेत असा त्यांनी आरोप केलेला आहे। काय प्रतिक्रिया द्याल? प्रतिक्रिया अशी आहे की पहिल्यांदा 24 कोटी रुपये जर भागवतांनी घेतले असतील तर ते फार काळ आपल्या खिशात तर काही ठेवू शकत नाहीत, ते कुठेतरी ते डिपॉझिट करणार। तर ते कोळसे पाटलांना सिद्ध करता येईल ना, आपल्याकडे पारदर्शी व्यवहार सगळे आहेत त्यामुळे, आणि कोळसे पाटील हे न्यायमूर्ती आहेत भूतपूर्व, त्यामुळे ते जबाबदारीनं विधान करतात, त्यामुळे आता ते कामाला लागले असतील। आपण वाट बघूया, ते सिद्ध करतील की भागवतांनी हे पैसे कुठे ठेवले। आता दुसरी गोष्ट आहे जी कोळसे पाटलांना माहिती आहे की नाही मला माहित नाही, पण सर्वसामान्य माणसाला माहिती आहे, ती म्हणजे संघाकडे एक अभूतपूर्व अशी गुरुदक्षिणेची पद्धत आहे। सर्व संघ संस्थापक भारतातले वर्षातून एकदा गुरुदक्षिणा दिवस पाळतात आणि त्या पैशावर संघाचे सगळे व्यवहार चालतात। त्यामुळे संघाला आतापर्यंत परदेशातून पैसा घेऊन आपला कारभार हाकण्याची गरज कधी पडलेली नाही। नंतर आतापर्यंत देशामध्ये संघविरोधी वातावरण होतं, त्यामुळे संघाने जर परदेशातून पैसा घेऊन आपला कारभार हाकला असता तर पूर्वीच्या सरकारांनी संघाला मोकळं नसतं सोडलं, संघाला त्याने अडकवण्याचा प्रयत्न केला असता आणि केला, पण संघ काही कुठे सापडला नाही। त्यामुळे सर्वसामान्य माणसावर कोळसे पाटलांच्या या प्रचाराचा काहीही परिणाम होईल असं मला वाटत नाही। ते एवढंच कोळसा उगाळावा तेवढा टाळा। या निमित्तानं संघाच्या कामाची लोकांना नवीन माहिती होते की संघ एवढा कारभार करतो, तो स्वयंसेवकांच्या कामाच्या पैशावर करतो, त्यांना परदेशातून पैसे घेऊन एवढी कामं उभी करता येत नाहीत। आणि दुसरं कोळसे पाटलांना माहिती पाहिजे, आज सरकारच्या खालोखाल संबंध भारतात विकास कामं कोण करत असेल तर ती संघ करतो आहे आणि ती सर्वसामान्य नागरिकाच्या म्हणजे स्वयंसेवकाच्या पैशातून उभी राहिलेत। तेवढंच मला सांगायचंय, बाकी आणखीन काय सांगणार। नक्कीच कुलकर्णी सर, तुम्ही आमच्याशी बातचीत केली त्याबद्दल धन्यवाद। त्यासोबतच आपल्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक हे देखील आहेत, त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत। नवाब सर, आपण पाहतोय की अत्यंत मोठा आणि गंभीर असा आरोप करण्यात आलेला आहे मोहन भागवतांवर की त्यांनी आयएसआय कडून 24 कोटी घेतले असा आरोप करण्यात आलेला आहे। माजी न्यायमूर्ती BG कोळसे पाटील यांनी हा आरोप केलेला आहे, काय प्रतिक्रिया द्याल? नाही, मी ते क्लिप ऐकलेली आहे, त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की कर्नल पुरोहित आणि इंद्रेश कुमार यांच्या संभाषणाची टेप आहे, जे चार्जशीट दाखल करण्यात आली त्या चार्जशीट मध्ये ते बोलत असताना दोघे बोलताय आणि त्याच्यात 24 कोटी रुपये आयएसआय कडून घेतले अशा संभाषणात एकमेकांशी बोलले। आता इतकं बोलला असेल तर मग एएनआयने यांचा इंद्रेश कुमारचा त्याच्यात जबाब घेतला की नाही, हा विषय म्हणजे कुठेतरी गंभीर चार्जशीट मध्ये याचा उल्लेख असेल तर मला वाटतं कुठे ना कुठे जेव्हा हे ट्रायल सुरू होईल त्या बाबतीत कुठे ना कुठे कोर्टासमोर सगळं पुरावे समोर येणार आहे। नक्कीच धन्यवाद मलिक सर, तुम्ही आमच्याशी बातचीत केली त्याबद्दल। तर आपण पाहतोय की BG कोळसे पाटील यांनी
सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यावर गंभीर आरोप केलेले आहेत। मोहन भागवतांनी आयएसआय कडून 24 कोटी घेतलेत अशा प्रकारचं वक्तव्य त्यांनी केलेलं आहे। इंद्रेश कुमार यांच्या मध्यस्थीमधून भागवतांनी हे पैसे घेतलेत आणि कर्नल पुरोहित यांनी याचा कबुली जबाब दिलाय आणि याचा पुरावा आपल्याकडे असल्याचा दावा देखील त्यांनी केलेला आहे।